नमस्ते स्टूडेंट्स। क्लास 10 सोशल साइंस में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो है मुद्रा और वित्तीय संस्थाएं, जिसमें अपन बैंकों के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि मुद्रा किस प्रकार से मुद्रा के संस्थागत स्रोत होते हैं, गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। तो अपन ने संस्थागत स्रोतों में पहला पढ़ रहे थे वाणिज्यिक बैंक, यानी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जो सरकार के नियमों के आधार पर संचालित होते हैं, उनको अपन बैंक, वो बैंक भी वो जो है जो सरकार का नियंत्रण होता है इनके ऊपर। तो इसमें अपन जो वाणिज्यिक बैंक जो है उसके कार्य देखते हैं और यहाँ से अपन आगे शुरू करेंगे। तो सबसे पहला काम होता है इसका जमाएं स्वीकार करना, यानी जो बैंक जो होते हैं वो पब्लिक से क्या करता है, जमा, यानी जो रुपए पैसे होते हैं उनको क्या करता है, स्वीकार करते ही अपने पास जमा करते हैं। अब ये जमा अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो इनके जमा करने का 3 जमाएँ इनके पास। एक तो चालू जमाएँ जो होती है, चालू खाता, जब अपन अकाउंट ओपन करवाते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, तो उस दौरान अपने खाते का एक प्रकार पूछा जाता है कि आप चालू खाता यानी करंट अकाउंट खुलवा रहे हो, सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो या फिक्स डिपॉजिट है। तो उस प्रकार अपन जब करंट अकाउंट, चालू खाता जब अपन ओपन करवाते हैं तो इसमें क्या होता है कि अपने पैसे एक दिन में अपन पैसे निकालने, कितनी बार अपन पैसे निकाल सकते हैं, कितनी बार अपन डाल सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर क्या होता है, जो बैंक होता है वो किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं देता है अपने पैसों के लिए। नेक्स्ट वाला जो दिया हुआ है इसमें जमाएं स्वीकार करने में बचत खाता है सेविंग अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो बैंक जो होता है उसमें एक लिमिट होती है कि आप इतना पैसे निकाल सकते हो एक दिन में और इतना जमा करवा सकते हो। तो उस कुछ नियंत्रण होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक द्वारा जो उपभोक्ता होता है उस उपभोक्ता को क्या होता है, कुछ ब्याज दिया जाता है, 3-4%, कोई अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज देता है, कोई 4% देता है, कोई 5% देता है। तो जितना आप डिपॉजिट करवाते हो सेविंग अकाउंट में, बचत खाते में, उसका आपको ब्याज भी प्राप्त होता है। एक होता है तीसरी जो दी हुई है स्थायी जमा। स्थायी जमा क्या होती है, फिक्स डिपॉजिट, यानी एक लंबे समय के लिए आपको पैसे जमा करवाने होते हैं और फिक्स डिपॉजिट जब जमा करवाते हो तो उसके ऊपर बैंक क्या होता है, अधिक ब्याज आपको प्रदान करता है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो जमा होती है एक लंबे समय के लिए होती है, तो ये लंबे समय के दौरान ही इस पर बेनिफिट बैंक देता है। अगर बीच में अपन इस फिक्स डिपॉजिट को लेते हैं तो उसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलता है। तो ये 3 प्रकार की जमाएं स्वीकार करता है। नेक्स्ट अब दूसरा कार्य क्या है इसका, ऋण प्रदान करना। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण कार्य है वाणिज्यिक बैंक का, तो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, ऋण यानी लोन देने का कार्य भी ये करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, व्यापार, सभी को ऋण प्रदान करते हैं। ये ऋण नगद, साख आदि, विकर्ष आदि अनेक रूपों में ये नगद रूप में भी देते हैं सामने वाले को। आदि विकर्ष का अर्थ क्या होता है कि खाताधारक को खाते में जमा राशि जो होती है उससे अधिक राशि निकालने की छूट देकर भी ऋण प्रदान करते हैं। जब अपने 1 लाख रुपये डिपॉजिट और हम बैंक से अपन 2 ले रहे हैं तो इसका मतलब अपना 1 लाख डिपॉजिट है, एक तो अपन ने क्या लिया ऋण के रूप में जब अपन लेते हैं, तो इस प्रकार से अधिविकर्ष के रूप में भी ये ऋण प्रदान करते हैं। बैंक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को विभिन्न उद्देश्यों से दिए गए ऋणों पर ब्याज की दर भी क्या होती है, अलग अलग होती है। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं, अब इसने कहा है कि बैंक जो जमा जो होती है, जो रकम है उसके ऊपर जो ब्याज देते हैं और उससे अधिक ब्याज दिए गए ऋणों, और जब ऋण देते हैं तो ऋण वाले से ये क्या करते हैं, जैसे अपने को सेविंग अकाउंट के ऊपर ये 4% ब्याज अपने को देते हैं, तो ये जो ऋण लेने वाला होता है उससे 7%, 8%, 9% ब्याज ये वसूल करते हैं। तो ये जो इनके बीच का जो अंतराल है यही क्या होती है, बैंक की क्या होती है, बैंक की इनकम होती है, बैंक की आय होती है। तो इस प्रकार से जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग ऋणों पर, अलग अलग जमाओं पर अलग अलग प्रकार के ब्याज प्रदान करते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच के अंतर को बैंकों की आय का स्रोत माना जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य अपन इसमें देखते हैं कि जमाएं स्वीकार करने के अलावा ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त बैंक अपने ग्राहकों को अन्य प्रकार की सेवाएँ भी प्रदान करते हैं। जैसे बैंक क्या करता है, बिलों और चेकों का चेक एकत्रित करते हैं, कलेक्शन करते हैं, जिसके नाम से अपन चेक देते हैं वो उसी के अकाउंट में डिपॉजिट होते हैं। बीमा की किस्त आदि का नियमित भुगतान करने का काम भी बैंकों द्वारा किया जाता है। लॉकर सुविधा बैंक उपलब्ध करवाते हैं ताकि हम अपनी मूल्यवान वस्तुओं को उस लॉकर में रख सकें। बैंक अनेक सांख्यिकी यानी सूचनाएँ एकत्रित कर उन्हें विभिन्न एजेंसियों को उपलब्ध करवाते हैं। वे धन स्थानांतरण, धन के ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करते हैं। सार रूप में अपन ये कह सकते हैं कि आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में बैंक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये अन्य कार्यों में इसको अपन ने शामिल किया है। बैंक संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करते हैं। इनके द्वारा प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों से ली जाने वाली, अब इसने ध्यान से समझना है इसको कि बैंक जो है यहाँ पर संस्थागत और गैर संस्थागत की अपन बात कर रहे हैं।
तो बैंक जो है संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज प्रदान करती है। इसमें एक चीज़ कुछ बच्चों के आपके एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें कि आप जब इस ऑडियो को जब आप सुनते हो या देखते हो तो उस दौरान क्या है, आप बुक सामने लेके बैठा करो, ताकि मैं इसमें से नोट्स में से इसलिए वीडियो वॉइस वीडियो नहीं बनाता, ताकि आपके नोट्स तो क्या होता है आपको रिटर्न में लिखने के लिए मिलते हैं और ये आपको समझने के लिए, तो बुक का चैप्टर है तो बुक को आप सामने लेके बैठा करो और इसमें से मैं आपको बोलते हुए जा रहा हूँ तो आप बुक में से ध्यान से सुनते हुए देखते हुए जाया करो। तो कुछ बच्चों के आते हैं कि साहब इसमें हमें दिखाई नहीं देता है, तो इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल वॉइस सुननी है और अपनी बुक में ध्यान से देखना है। तो इससे आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। किसी के नेट प्रॉब्लम होने के कारण ये वीडियो या जो PDF है या बुक का जो पेज है क्लियर दिख नहीं पाता है, तो आपको अपने बुक सामने रख करके फिर आपको इससे पढ़ना है। तो अपन बात कर रहे हैं अभी संस्थागत और गैर संस्थागत में। तो बैंक जो है संस्थागत स्रोत जमाओं पर उचित ब्याज, उचित का मतलब सही ब्याज प्रदान करते हैं, जबकि इनके द्वारा प्रदत्त साख पर ब्याज की दर गैर संस्थागत स्रोतों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर की तुलना में बहुत कम होती है। संस्थागत स्रोत गैर संस्थागत तो बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं, जबकि संस्थागत क्या होता है कि लिमिट का ब्याज लेते हैं। संस्थागत स्रोत अपने सभी लेन देन का लिखित रिकॉर्ड भी रखते हैं, जबकि जो तुलना है दोनों की, इसको लिखते जाओ तो आप बैंक संस्थागत और गैर संस्थागत में तुलनात्मक रूप में अगर देखो तो कि ये क्या है, हर चीज़ हर लेन देन की क्या करते हैं रिकॉर्ड रखते हैं, जबकि गैर संस्थागत जो होता है ये इस प्रकार के कोई रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इन संस्थाओं के कार्य दिवस और कार्य घंटे फिक्स होते हैं, जबकि गैर संस्थागत के कोई कार्य दिवस और पूरे कार्य घंटे फिक्स नहीं होते हैं। ये सभी दिनों में सभी समय वित्तीय लेन देन के लिए उपलब्ध नहीं होते। कौन से संस्थागत हर समय उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि गैर संस्थागत जो है हर समय उपलब्ध होते हैं। यद्यपि इनके द्वारा साख प्रदान करने की प्रक्रिया भी थोड़ी जटिल और धीमी होती है, यानी क्या है पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में ही अपने को ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जबकि जो गैर संस्थागत स्रोत होते हैं वो अपने को अपनी जानकारी के आधार पर भी अपने को बिना कोई जाँच पड़ताल के भी लोन दे देते हैं। लेकिन ये कभी भी शोषणकारी गतिविधियों में संलग्न नहीं होते। संस्थागत जो होते हैं वो कभी शोषण नहीं करते जनता का, पब्लिक का। बैंक तथा सहकारी समितियाँ संस्थागत वित्तीय स्रोत, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत वे संस्थाएं होती है जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होते हैं। इनके द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करती है। ये संस्थाएं मौद्रिक प्राधिकरण के नियमन तथा नियंत्रण से बाहर होती है। ऐसा कोई नियामक संगठन या केंद्र नहीं होता है जो इन गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों की गतिविधियों पर, यानी इस प्रकार का कोई वो नहीं है सरकार का कि गैर संस्थागत जो वित्तीय स्रोत होते हैं इनको अपने नियंत्रण में रख सके या निर्देशित कर सके। सामान्यतः गैर संस्थागत जो स्रोत होते हैं ऋणियों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। गैर संस्थागत जो है बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करते हैं। अब इसमें गैर संस्थागत में कौन कौन आता है, जैसे अपन बात करें देसी बैंकर, साहूकार, भूस्वामी, रिश्तेदार, ये सारे के सारे गैर संस्थागत के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ये संस्थाएं बहुत लोचशील होती है। लोचशील का अर्थ होता है ये, जैसे अपन ने अभी बात की कि उसमें संस्थागत में क्या होता है कि निर्धारित टाइम होता है, निश्चित दिन होता है, जबकि यहाँ पर ऐसे कोई निर्धारित टाइम और निश्चित दिन नहीं होता है। आप जब मर्जी आओ तब आप उसमें ऋण ले सकते हो, जमा करवा सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इसमें आराम से उपलब्ध हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें क्या है, इनकी जो गतिविधियां समय बाधित नहीं होती है गैर संस्थागत। इनके द्वारा साख प्रदान यानी ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी होती है। इनमें बहुत कम कागजी कार्यवाही की जाती है। इन संस्थाओं द्वारा अपने लेन देन का बहुत कम रिकॉर्ड रखा जाता है, पर लेन देन के रिकॉर्ड में हेराफेरी के गंभीर आरोप इनके ऊपर लगते रहते हैं। गंभीर आरोप का मतलब होता है 1000 रुपये लेते हैं उसको 10,000 में कन्वर्ट कर देते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत अधिकांशतः स्थानीय स्तर पर ही, गैर संस्थागत जो वित्तीय स्रोत है ये ज़्यादा बड़े क्षेत्र में, ये केवल स्थानीय क्षेत्र पर ही लोगों को इस प्रकार के ऋण उपलब्ध करवाते हैं और ये क्षेत्र की संस्कृति, प्रथाओं, रीति रिवाजों से अच्छी तरह परिचित होते हैं और अतः साख प्रदान करने और दिए गए उधार की वसूली बहुत लोचपूर्ण व्यवहार, यानी किसी भी प्रकार का व्यवहार ये इसमें अपनी वसूली करने के लिए कर सकते हैं। ये संस्थान ऋणी की क्रियाओं, आर्थिक व्यवहार, भुगतान करने की क्षमता, हर चीज़ हर प्रकार से उनसे। अब जब कोई व्यक्ति अपने से गैर संस्था के स्रोत को अपने गांव के जमींदार से, साहूकार से कोई ऋण लेता है तो साहूकार उसके बारे में अच्छी तरह जानता है कि ये
पैसों कहाँ से देगा, कैसे दे सकता है, किसकी पारिवारिक स्थिति क्या है, ये देने में कैसा है, हर चीज़ उनको पता रहती है। अतः इनके द्वारा प्रदत्त साख की अधिकांशतः वसूली क्या होती है, पूरी होती है। साथ ही अपनी मुद्रा को वसूल करने के लिए अनेक बार अनुचित साधनों का प्रयोग यानी मारपीट, लड़ाई झगड़े तक करते हैं ये। तो इस प्रकार से ये संस्थागत और गैर संस्थागत, अब आपको इन दोनों को अलग अलग नोट करना है कि संस्थागत और गैर संस्थागत में क्या अंतर होता है, संस्थागत स्रोत कौन से है, गैर संस्थागत स्रोत कौन से, तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं देसी बैंकर। देसी बैंकर में अपन बात करें तो इनके द्वारा भी भारत में बैंकिंग व्यवसाय संपन्न किया जा रहा है। सेम बैंकों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके ऊपर रिजर्व आरबीआई जो अपन बोलते हैं, सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण नहीं होता है। ये एक निजी फर्म और व्यक्ति होते हैं, यानी व्यक्ति भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है, जो बैंक की तरह कार्य करते हैं, यानी लेन देन करते हैं। भारत में आधुनिक वाणिज्यिक बैंकों के विकास से पूर्व बैंकिंग का कार्य, जब अपन बात करें कि भारत में जब वाणिज्यिक बैंकों की शुरुआत या विकास नहीं हुआ था, तब उससे पहले यही लोग इन्हीं संस्थाओं द्वारा कार्य किया जाता था। ये भारत में गैर संस्थागत साख का महत्वपूर्ण स्रोत रहे। देसी बैंकर द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, ये जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं, अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की संपत्तियाँ गिरवी रखकर, कोई न कोई संपत्ति, कोई न कोई वस्तु गिरवी रख करके उनको लोन प्रदान करते, ऋण प्रदान करते हैं। ग्राहक की साख यानी सामने वाले व्यक्ति को ये जानते हैं तो उसकी जानकारी या उसकी साख यानी उसकी ऋण दे सकता है कि नहीं देता है, या कैसा इसका व्यवहार, तो उसके आधार पर भी ये ऋण या संपत्ति को बिना गिरवी रखे भी ये लोन दे देते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोषों को स्थानांतरित करना, जैसे अपन किसी को बोल देते कि आप उसको उतने पैसे वहाँ पहुँचा दो, तो ये स्थानांतरित करने का काम भी करते हैं। बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय भी संचालित करते हैं। जब भी कोई बैंकिंग का कार्य करते हैं, साथ ही साथ अपने घर का कार्य भी, कोई अन्य व्यवसाय भी इनके द्वारा किया जाता है। छोटे व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ ये इनका लेन देन रहता है। कुछ छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं, जिनके पैसे की आवश्यकता अधिक रहती है, या उद्योगपति होती है जिनको कोई उत्पादन करना होता है, तो उस दौरान इनका लेन देन इनके साथ ज़्यादा रहता है। ऋण जो होता है उसकी वित्तीय स्थिति, व्यवसाय के संबंध में निजी जानकारी के आधार पर ऋण प्रदान करते हैं। ग्राहकों के लिए बैंक ही नहीं अपितु ये मित्र और सलाहकार बनकर भी उनकी सहायता करते हैं। अब अपन बात करते हैं साहूकार। तो साहूकार भी एक गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत के अंतर्गत ही आता है। साहूकार में क्या होता है, उल्लेखनीय भूमिका होती है। साहूकार शुद्ध रूप से स्वयं की पूंजी को उधार देते हैं, यानी साहूकार किसी से पूंजी लेते नहीं है, ये केवल अपनी पूंजी को उधार देने का काम करते हैं। ये जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। अब जनता से जमाएं स्वीकार करें तो उनको भी ब्याज देना पड़ता है, इसलिए ये केवल अपनी पूंजी का ही क्या करते हैं, अपनी पूंजी को ही देने का काम करते हैं। ये जनता से जमाएं स्वीकार नहीं करते। ये सामान्यतः तो छोटे व्यक्ति ऋण प्रदान करते हैं। छोटे स्तर के इनके द्वारा ग्राहकों से ऊंची ब्याज दर ली जाती है। जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाएं, जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास भूमि नहीं होती है, बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं होती, या बैंकों से वो लोन नहीं ले सकते, ऐसे व्यक्तियों के जो है साहूकारों के पास जाते हैं और वहाँ से वो लोन प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की बैंकिंग क्रियाओं तक पहुँच नहीं होती है, वे सामान्यतः साहूकारों से ही ऋण प्राप्त करते हैं। आमतौर पर साहूकार भी संपत्ति को गिरवी रखकर ग्राहकों को ऋण प्रदान करते हैं, परंतु ग्राहक की साख के आधार पर किसी भी संपत्ति को गिरवी रखे बिना भी उधार, ये उसके सामने वाले व्यक्ति का और उसका जो व्यवहार है, उसकी जानकारी, उसके निजी स्तर पर जो साख है उसके आधार पर भी ये बिना संपत्ति गिरवी रखे भी लोन दे देते हैं। ऋणी जो कर्जदार जो होते हैं उनसे ऊंची ब्याज दर वसूल करने के कारण इन्हें शोषक वर्ग कहा जाता है। आजकल वित्तीय समावेशन और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के कारण देसी बैंकर और साहूकारों का महत्व आज धीरे धीरे बैंकिंग व्यवसाय सरकार द्वारा जो बैंकिंग क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण क्या है, धीरे धीरे इनका जो साहूकार और देसी बैंकर है उनका महत्व लगातार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। साहूकार और देसी बैंकरों के अलावा भूस्वामी, मित्र, रिश्तेदार भी गैर संस्था के साख के महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अपने गैर संस्था के स्रोत थे, जिसमें देसी बैंकर आ गए, साहूकार आ गए, मित्र, रिश्तेदार जो भी निजी पैसों का जो लेन देन करते हैं ब्याज के रूप में, तो वो गैर संस्था के स्रोतों के माने जाते हैं। अब इसमें अपन बात करते हैं स्वयं सहायता समूह। ये स्वयं सहायता समूह और चिट फंड जो है, ये कल नेक्स्ट वीडियो में आपके वीडियो के माध्यम से इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, चिट फंड क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसको।